नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा मेकलसोता इंस्टीट्यूट जबलपुर से आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बग में आपका स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर हम आप लोगों के सामने एक नए तरीके से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन हमारे जीवन में हमेशा से महत्वपूर्ण है और व्यक्तित्व जब मेहनत करता रहता है तो उसके साथ बहुत सारे चीजें हमेशा सामने आती रहती हैं। उसको सीखना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 10 कदम करंट बम के अंतर्गत आज की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। तो हमारी स्क्रीन में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न बोलता है हमारा स्क्रीन का, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये पहला प्रश्न, इसका आंसर आपका हो जाता है सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु होता है। सांकेतिक भाषा की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। 23 सितंबर का चयन 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ स्थापना की याद में किया गया था, जो बधिर लोगों की 135 राष्ट्रीय संघों का संघ होता है। बहुत महत्वपूर्ण, मैं बता दूं आप लोगों को कि विश्व में लगभग 300 देशों 300 प्रकार की जो है वो साइन लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक, जो व्यक्ति जन्म से बहरा होता है, बनी बात है, बोल भी नहीं सकता। यदि वो बधिर है, उसने कुछ सुना नहीं तो वो बोलेगा कैसे? ठीक है, इसलिए ये दिवस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे सन 2018 से यूएनओ के द्वारा लगातार मनाया जा रहा है। ठीक, बढ़ते हम आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, जिसको हम एनसीसी के भी नाम से जानते हैं, की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष आप लोगों की स्क्रीन में है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं सी ऑप्शन, विजय पांडा। ठीक है, इसके आंसर हो जाता है विजयन पांडा, सी ऑप्शन। 15 सदस्यीय समिति में क्रिकेटर एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे व्यक्ति है। साथ ही साथ महेंद्र ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जैसे सदस्य भी इसके अंतर्गत होंगे। एनसीसी दैट मींस नेशनल कैडेट कोर। हम जानते हैं कि हमारे युवा स्कूल स्तर पर और कॉलेज स्तर पर एनसीसी में अपने आप को चयन करवाते हैं, जिसके माध्यम से वह उन सभी बारीक गुणों को भी सीख सकते हैं, उस अनुशासन को सीख सकते हैं जो आर्मी के अंदर लोगों के मतलब हमारे सोल्जर्स के द्वारा देखा जाता है। इस उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है। एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, यह वही व्यक्तित्व है जिनके द्वारा भारत को T20 ओडीआई में फर्स्ट रैंक दिलवाई गई। साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप 2007 में जिताया गया और ओडीआई 2011 में। ये सब दिन किसकी है, किसकी कैप्टनशिप में हुआ है? महेंद्र सिंह धोनी की। 2007 में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, जिसमें सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान को हराया था, और अंतिम T20 वर्ल्ड कप सन 2016 में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने अपनी जीत दायर की थी। 2018 में आईसीसी चैंपियनशिप के कारण T20 वर्ल्ड कप नहीं हो पाया। 2020 में कोरोना के कारण T20 वर्ल्ड कप नहीं हो पाया, परंतु 2021 में T20 वर्ल्ड कप होगा, जिसमें कैप्टनशिप भारत के विराट कोहली करेंगे। ये आयोजन यूएई में होना है, यूएई के दुबई शहर में होना है। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। आप लोगों की स्क्रीन में तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो ये विधेयक किस सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान। नाम से क्लियर है, सबके ऊपर राज कर रहा है, तो राज करने वाला स्थान राजस्थान। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान। तो राजस्थान ने बाल विवाह सहित विवाहों में अनिवार्य पंजीकरण पर अधिनियम संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधानसभा ने राजस्थान विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 को पारित किया, जो राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 के संशोधन करता है। नए संशोधन विधेयक के अनुसार बाल विवाह की जानकारी उनके माता पिता के अभिभावकों को शादी के 30 दिनों के भीतर देना होगा, अदरवाइज वह विवाह जो है वो पंजीकृत नहीं माना जाएगा। मैं बता दूं आपको इतिहास का एक प्रश्न, 1929 में भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान इसी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चियों की उम्र 14 और बच्चों की मतलब लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14 कर दी गई थी शादी के लिए। इससे कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान भारत में जो है वो राजवाड़ाओं का राज्य रहा है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान, जिसकी राजधानी होती है जयपुर, जो यूनेस्को द्वारा हेरिटेज सिटी में शामिल की गई दूसरा शहर होता है। दो शहर भारत के पास ही यूनेस्को हेरिटेज में, पहला अहमदाबाद और दूसरा
जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो कौन सा इसका ऑप्शन? इसका आंसर हो जाता है कुशीनगर। कुशीनगर हवाई अड्डा जो है, इसे हाल ही में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। इससे बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतरराष्ट्रीय यात्री आवाजाही में भी अपन आसान हो जाएगी। साथ ही साथ कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में है, जो कि बिहार में स्थित है, जो 600 एकड़ क्षेत्र अपना अधिकृत करता है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है IGI, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। और अब भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो नोएडा में निर्माणाधीन है। ये भारत का विश्व का सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में भी इसको जानकारी मिलेगी, इस रूप में आप इसको जान सकेंगे। ठीक है, ये कुशीनगर स्थान क्यों जाना जाता है? बौद्ध जी के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, और उनका निर्माण प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इसलिए इसे बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है कि नीति आयोग, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में जानते हैं, ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एडटेक कंपनी के साथ भागीदारी करी है? तो मैं बता दूं, ये एडटेक कंपनी हो जाती है बायजू, जो रविंद्र आर बायजू के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को बायजू की उच्च गुणवत्ता तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए एडटेक प्रमुख बायजू के साथ भागीदारी कर ली है। अब इनकी भागीदारी जो की गई है, तो उद्देश्य है कि आप लोग अपने फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भारत सरकार की मदद करें, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों तक वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं उन तक हम पहुंचा दें। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत हो रही हैं मित्रों? तो ये सभी चीजें हो रही हैं NEP के अंतर्गत। NEP दैट मींस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे गत वर्ष 2020 में जुलाई माह में लागू किया गया था, जिसके सर्वे सर्वा, जिसके निर्माणकर्ता, जिसमें पूरा दिमाग के कस्तूरी रंगन साहब द्वारा लगाया गया है। कौन है के कस्तूरी रंगन जी? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख भी रह चुके हैं। कौन? के कस्तूरी रंगन जी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार की, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वन ग्राम पंचायत वन डिजिबे सखी शुभारंभ किया है? तो मनोज सिन्हा जी किस राज्य से संबंधित है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाता है? ए, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश JNK दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पंपोर में वन ग्राम पंचायत वन डिजिपे सखी का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वह क्षेत्र जो कि दूर दराज इलाकों से आता है, यहाँ के लोग छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, वो लोग भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ जाए और अपने व्यवसाय व्यापार को आगे बढ़ा सके। इस उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया। उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा हैं, जिन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में भारत के क्या है? CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट, NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति कर दी गई है? तो ये हैं IAS साहिबा, जिनका नाम हो जाता है B अलका नांगिया। अलका नांगिया अरोड़ा जी को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम दैट मींस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में सह प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुकी हैं। ये लिखा है जो लघु उद्यम मध्यम मंत्रालय दैट मींस MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको कहा जाता है MSME। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारी स्क्रीन में, हाल ही में RBI इनोवेशन हब और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो कौन है ये? अमित सक्सेना।
ये अमित सक्सेना साहब है जो आरबीआई में इनोवेशन हब और सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में जाने जाएंगे, जिनका उद्देश्य है भारत के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक आरबीआई में नए नए आइडियाज को लाना और प्रौद्योगिकी के साथ उसके कार्य को जोड़ना, जिससे हमारा आरबीआई, हमारा देश आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, जिसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण मौद्रिक नीतियों का निर्माण करना होता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए, आज महत्वपूर्ण, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है? ये कंपनी कौन सी हो जाती है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल। इसके द्वारा यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया गया है। ठीक, तो बिजली क्षेत्र की अग्रणी एनबीएफसी पावर, एनबीएफसी से तात्पर्य नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है। इस साल 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत वाले 1.841% रखी गई है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया गया है और यह जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड हो गया। मतलब यूरो में हम ये राशि लेंगे। अब आप लोगों से, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा है, सर ग्रीन बॉन्ड क्या है? समझिएगा, भारत में सबसे पहला नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करा है वो कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तात्पर्य, हम आपको ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं, आप हमारे को पैसा दीजिए, उस पैसे के माध्यम से हम ग्रीनरी फैलाएंगे, हम पर्यावरण को क्लीन रखेंगे, हम साफ स्वच्छता रखेंगे। साफ स्वच्छता होगा तो आपसे टैक्स लिया जा सकेगा। जब आप हमको टैक्स देंगे तो जिन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हम उनको वापस कर सकेंगे। ये होता है बॉन्ड का बेस। तो ऐसा करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद। और ऐसा करने वाला पहली कंपनी कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कितने कौशल प्रशिक्षकों को कौशलाचार्य अवार्ड दिया है? स्किल बेस्ड। तो ये हो जाते हैं कितने? 41। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। ये 41 प्रशिक्षक कौशल भारत की पहली और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत शिक्षुता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जन शिक्षा संस्थान और उद्यमिता से संबंधित है। इनको यह अवार्ड देने के पीछे का उद्देश्य बस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा, भारत जैसे 65% युवा वाले देश में जब हम लोगों को स्किलफुल करके उनको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो जॉब, तो वो अपना कार्य तो करेंगे, साथ ही साथ कार्य को उत्पादित भी करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस अवार्ड को प्रारंभ किया गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो याद रखिए, एनईपी के बाद एचआरडी मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर? एचआरडी मिनिस्टर को चेंज करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है हमारे वर्तमान में मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित। आशा करता हूं आज का ये वीडियो जो आप लोगों को 10 कदम करंट अफेयर, करंट बम के अंतर्गत मैंने दिया, साथ ही साथ स्क्रीन को आप लोगों के लिए शेयर किया, जिससे हमारा और आपका इंटरेक्शन अच्छा हो सके, ये पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई भी कमी लगती है, कुछ ऐसा जो आपको जानने की इच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इन 10 प्रश्नों को जरूर अपने माइंड में रखकर आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। चलिए, कल हम पुनः मिलेंगे 10 के दम करंट बम के अंतर्गत आप लोगों को कल की करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।